इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मॉडल की हेल्प से हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है। अब हम देखने लगे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में कोरिलेटेड है, तो आपने जो है वो फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल को ज़हन में रख के फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके अंदर चार्ज पोर होते हैं, वो चार्ज पोर हर एक मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल को पास होने की इजाज़त देगी और कुछ को नहीं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल को पास होने देगी और कुछ को नहीं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। पहली बात। दूसरी बात, चूँकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो इसलिए ये डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करेगी। तीसरी बात है डिफ्यूजन। अब ये इसकी मेन बात है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना। यानी कि एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अगर एक साइड पे ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसा कि हमने दिखाया हुआ इधर डायग्राम में, अब मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है तो इधर है हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। फर्स्ट कर लेते हैं, ये इनसाइड द सेल है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, और ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मॉलिक्यूल यहाँ पे चूँकि ज़्यादा है और यहाँ कम, तो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो हम इसे कहेंगे डिफ्यूजन। ये इसकी पहला फंक्शन है, प्रॉपर्टी है कि ये डिफ्यूजन करवाती है। अब इसमें डिफ्यूजन में दो चार बातें ज़हन में रखना लाजमी है कि डिफ्यूजन किसकी हो सकती है, किसकी नहीं, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। वो वाले मॉलिक्यूल जो स्मॉलर होंगे, अब इसके अंदर चार्ज पोर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उन्हीं चार्ज पोर ये इसकी सारे फंक्शन करवाते हैं। अब चार्ज पोर में पहला काम है कि ये जो चार्ज पोर होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल इसमें इजीली पास कर जाएंगे। तो पहली बात ये है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और वो वाले मॉलिक्यूल जो अनचार्ज होंगे, इट मींस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिस तरह के वाटर है। अब वाटर इजीली पास कर जाएगा। सम गैशियस मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल है इस तरह, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनको ये इजीली पास होगी। तो डिफ्यूजन इसमें डिफ्यूजन रेट हम कह लेते हैं ज़्यादा है। वो वाले मॉलिक्यूल जो स्मॉलर होंगे और न्यूट्रल होंगे उनमें डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा। वो मॉलिक्यूल जो लार्जर हैं और चार्ज है, फर्स्ट कर लेते हैं कोई आयन आ रहा है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो उन आयन्स को ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इधर चार्ज और है वो इधर उसको रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट। तो इसलिए जिनको रिपेल करेंगे उन्हें पास होने की इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। लार्जर और चार्ज मॉलिक्यूल इसमें से पास नहीं करेंगे, तो डिफ्यूजन रेट यहाँ पे ना होने के बराबर ये बहुत कम होगा। यह है डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और टर्म है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, अब फैसिलिटी से निकला है कि एक सहूलत प्रोवाइड करेगी मेम्ब्रेन। कैसे? ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ से जब मॉलिक्यूल आएंगे, अब है डिफ्यूजन है पैसिव ट्रांसपोर्ट की किस्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे। अगर हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वाया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कैरियर हो जाएंगे। कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो हम इसे नाम देंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी नहीं, लिहाजा ये दोनों डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब नाम से जाहिर है कि एक्टिविटी को चलेगी सेल के अंदर। मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए एटीपी कंज्यूम होगी। जब एटीपी कंज्यूम होगी, अब एटीपी कब कंज्यूम होगी? जब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ लेके जाना है। इस तरह आप फर्ज करें माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। इसलिए फर्ज कर लेते हैं इनसाइड द मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कम है मॉलिक्यूल्स की, ये देख रहे हैं इनसाइड द सेल। अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन है ज़्यादा,
तो मालिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? सेल एटीपी के थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी की कंजम्पशन के जरिए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मालिक्यूल को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की किस्म है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये आउटसाइड से इनसाइड द सेल भी हो सकती है। फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पे सोडियम आयन है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन है कम और इनसाइड द सेल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है ज़्यादा, तो मालिक्यूल को आउटसाइड से इनसाइड लाने के लिए यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, तो इसलिए इसे भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन ये लाजमी नहीं कि आउटसाइड से इनसाइड आए या इनसाइड से आउटसाइड, दोनों साइड पर हो सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर है एंडोसाइटोसिस, इसमें एक और होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस होती है, ये भी है कि वाटर मॉलिक्यूल को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब एक होता है पोटेंशियल, एक होती है कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल चूँकि सॉल्वेंट है तो इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए पोटेंशियल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब हम फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनका पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है, अंदर पोटेंशियल कम है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे इनका पोटेंशियल हम कहते हैं कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएंगे, अब हम इसके लिए कंसंट्रेशन का वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? डिफ्यूजन में तो हमने कहा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस भी इसी तरह की डिफ्यूजन ही है। लेकिन ऑस्मोसिस जस्ट जो है वो हम कहते हैं सटीक है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर वाटर पोटेंशियल जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो ये होगी ऑस्मोसिस। इसमें हमने ऑस्मोसिस को भी ध्यान में रखना है, ये भी एक डिफ्यूजन की किस्म है। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। अब ये दो टर्म्स आपस में को रिलेटेड है। ये बात ध्यान में रखनी है, बुक में मेंशन ये नहीं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये एटीपी कंज्यूम होगी तो ये ट्रांसपोर्ट होगी, इट मीन्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही किस्म है। लेकिन इसको एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं। एंडोसाइटोसिस उस वक्त होगी जब एक कोई मॉलिक्यूल एक्सटर्नल आएगा मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन को तो उसने क्रॉस करना ही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बैरियर है ही। जब वो आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो उसको कैसे मेम्ब्रेन अंदर लेगी, कैसे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगी, ये हम देखते हैं। ये एक डायग्राम है जो हमने एंडोसाइटोसिस के लिए बनाई हुई है। अब देखिए, एक ये एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, इसने आना है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। इसके लिए क्या होगा? मेम्ब्रेन फोल्डिंग हो जाएगी, इन फोल्ड कर जाएगी, इन साइड पे फोल्डिंग होगी मेम्ब्रेन की। किस लिए? ताकि मॉलिक्यूल को जगह दे सके यहाँ पे एंटर होने की, इम्बेड होने की। मॉलिक्यूल इम्बेडेड हो गया, उसके बाद मेम्ब्रेन क्या करेगी? मेम्ब्रेन इसके सराउंड एक और लेयर बना देगी। इट मीन्स ये सराउंड हो जाएगा चारों तरफ से मेम्ब्रेन की, एक हम कहते हैं कि गिलाफ के अंदर या कवरिंग के अंदर। ये कवरिंग बन गई। ये कवरिंग जब इनसाइड जाएगी, अब ये मतलब क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इनसाइड मूव करेगा, तो जब ये इनसाइड जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, तो हम इसे कहेंगे फूड वैक्यूल या वैक्यूल। अब इसे फूड वैक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ये मॉलिक्यूल था एक्सटर्नल, जब इसको कवर कर रही है क्या चीज़? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग। तो इसे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फूड वैक्यूल का लफ्ज़ यूज़ किया है या वैक्यूल का। ये एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस टू टाइप्स की है। एंडोसाइटोसिस आइदर बी पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। इन टर्म्स का क्या मतलब है? पिनो, एक हम उर्दू के लिए अगर यूज करें, पिनो पानी से, वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह हम कहेंगे कि अगर कोई ड्रॉपलेट की फॉर्म में मॉलिक्यूल इनसाइड आया, इसी वे से ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यही होगा, सारा कुछ इसी तरह इनफोल्डिंग होगी, फूड वैक्यूल बनेगा। लेकिन अगर लिक्विड ड्रॉपलेट है, कोई और ड्रॉपलेट है, कोई वाटरी सब्सटेंस है, तो वो जब आउटसाइड से इनसाइड आएगा मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड से, तो हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। इधर भी लिपिड ड्रॉपलेट, कोई और ड्रॉपलेट। लिपिड ड्रॉपलेट मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो वाटरी सब्सटेंस की तरह दिखता है, एक मतलब हम कह सकते हैं कि जेल लाइक सब्सटेंस हो सकता है कोई भी, तो वो होगा पिनोसाइटोसिस। दूसरा है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या मॉलिक्यूल है? फर्स्ट करके फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई एक्सटर्नल चीज़ है जो सॉलिड इन नेचर है, तो सॉलिड इन नेचर को इनगल्फ करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो होगा फेगोसाइटोसिस।
दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड एंड एक्सो मीन आउटसाइड। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस जिस तरह वाटर को या किसी और मॉलिक्यूल को, लिपिड ड्रॉपलेट को, फूड पार्टिकल को इनसाइड मूव करवा रहा था, तो एक्सोसाइटोसिस के अंदर इसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू आउटसाइड मूव कर रहा है। कैसे? जी हम कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अब ये यहाँ पे इनसाइड से स्टिक होगा, जैसे यहाँ पे आउटसाइड स्टिक हुआ था ऐसे ही इनसाइड स्टिक होगा, मेम्ब्रेन आउटसाइड पे फोल्ड बनाएगी, उसके बाद मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ से हट जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन अब ब्रेकडाउन कैसे होगी, वो लाइसोसोम होते हैं या अदर पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, उनके जरिए डाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये स्क्वीज आउट कर जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्स को आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है कि नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी कि न्यूरॉन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन भी एक सेल है, उसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है न्यूरो। तो इसलिए अब न्यूरो से रिलेटेड जो होगा इसका ये भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है न्यूरॉन सेल के अंदर। आपने स्ट्रक्चर उसका पढ़ा होगा कि जब भी एक कोई फर्ज करते हैं ये न्यूरॉन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, अब यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होना है, ये नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होगी ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होनी है। तो ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक है नर्व न्यूरॉन नर्व के लिए, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो इसलिए हम कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी रोल प्ले करती है। उसके बाद इसका रोल होता है सिग्नलिंग के अंदर, सेल सिग्नलिंग भी करवाती है। कैसे? हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा कि यहाँ पे लिपिड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं जिन्हें हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। वो वाला ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोलिपिड जो है वो इसकी सेल सिग्नलिंग करवाएगा, इसको किसी भी स्टिमुलस से अवेयर करवाएगा या कोई भी मॉलिक्यूल इनसाइड मूव करवाना है, कितनी अमाउंट के अंदर कितनी मात्रा में करवाना है, तो वो उसको करवा रहा होता है इनसाइड। तो ये सेल सिग्नलिंग के अंदर भी रोल प्ले करती है। ये था इसका ओवरव्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के हवाले से। तो इसमें हमने देखा कि सेलेक्टिवली परमेएबल है, प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप और ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। इसमें हमने एक बात देखनी है कि डिफ्यूजन पैसिव कौन सी और एक्टिव कौन सी है। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें ये बात, ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये तीन है पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई भी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। अगर हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये नाम से है। दूसरा है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इनमें टिपिकल जीन इट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इनमें कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा। ये था फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।